हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड का सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पुस्तक जो कि घनश्याम जोशी जी के द्वारा लिखित है, उसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको 2 वीडियो देख चुका हूँ। पहली वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 92 तक के प्रश्नों के बारे में बात की थी, और दूसरी वीडियो में हमने 92 से लेकर के 206 तक के प्रश्नों के बारे में बात की थी। और आज ये इसका तीसरा पार्ट है, इसमें हम 207 से आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में इसका एक अगला पार्ट और आएगा दोस्तों। फिर आपकी ये घनश्याम जोशी जी के पीछे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं 350 के आसपास में, वह कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आप में से कई सारे दोस्त अजय रावत की पुस्तक से वन लाइनर बनाने को कह रहे हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट है अजय रावत वन लाइनर्स की, तो जैसे ही ये बुक हमारी फिनिश होती है फिर मैं अजय रावत के वन लाइनर के पार्ट्स आप लोगों के लिए ले आऊंगा। 15-15 मिनट की वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, और एक एक टॉपिक से संबंधित हम वहाँ पे प्रश्नों को करते हुए चलेंगे, जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो कमेंट्स में आप जरूर बताइए, अगर सपोर्ट रहेगा तो फिर वीडियो को मैं कंटिन्यू कर लूंगा। और अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं दोस्तों, तो वो पार्ट्स भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस बुक से कभी कभी क्या होता है, हूबहू यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो और जो भी मैं आपको इसके साथ में एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी देखते हुए चलिएगा। और उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज हमारे चैनल पे अपलोड है दोस्तों, 92 पार्ट उसमें हो गए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। कुछ रिवीजन क्लासेज हैं, मैराथन क्लासेज हैं, और अजय रावत जी की किताब, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अजय रावत जी की क्लास का रिवीजन करा दीजिए, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अजय रावत जी की बुक के ऊपर और यशवंत सिंह कटौच जी के इतिहास की बुक के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो वो वीडियोज आप देख सकते हैं, वहां से आपकी लगभग लगभग परमार राजवंश, चंद्र राजवंश और कुलिंद कार्तिकेयपुर, ये सारा लगभग लगभग जो पोर्शन है वो वहां से कवर अप हो जाता है। तो अगर आप उससे भी पढ़ लेंगे तो उतना भी आप लोगों के लिए बहुत रहेगा। बाकी जो भी बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से वहां पे कवर अप कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हिमवीर संजीवनी योजना क्या है। तो हिमवीर संजीवनी योजना उत्तरांचल में आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा प्राकृतिक प्रकोप के समय उच्च पर्वतीय निवासियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने की योजना है क्या। हिमवीर संजीवनी योजना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्या कि उत्तरांचल में आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा प्राकृतिक प्रकोप के समय उच्च पर्वतीय निवासियों को चिकित्सा प्रदान करने की योजना को क्या कहा जाता है। हिमवीर संजीवनी योजना नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था। तो रमेश चंद्र शाह जी को वर्ष 2001 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि रमेश चंद्र शाह का संबंध किस क्षेत्र से था। तो इनको दोस्तों एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, रचनाकार, कथाकार, निबंधकार तथा एक कुशल समालोचक के रूप में जाना जाता है। इन्हें वर्ष 2001 का व्यास सम्मान भी दिया गया है। इनका जन्म 1937 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। कब? 1937 में। और 2014 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्या? रमेश चंद्र शाह 1937 अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। उपन्यासकार, रचनाकार, कथाकार, निबंधकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। 2014 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2004 में दोस्तों इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 2004 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाकी जो ये शैलेश मटियानी जी हैं, इन्हें उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहा जाता है। हिंदी वाली वीडियोज में मैं आपको इनके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु कितने धन का प्रस्ताव था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 9,050 करोड़ रुपए का प्रस्ताव था। तो ये तो उतनी जो हुई इंपोर्टेंट है नहीं। और 10वीं पंचवर्षीय योजना हमारी कब से कब तक चली थी। 2002 से लेकर के 2007 तक हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 2007 से लेकर के 2012 तक दोस्तों हमारी क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और 2012 से 2017 तक हमारी अंतिम और 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। कभी कभी दोस्तों क्या होगा कि आपको इसके बीच के टाइम पीरियड के बारे में बता देगा, कहेगा कि यह काम किस या इस संस्थान की स्थापना या इस स्कूल की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान में हुई थी। तो उस टाइम पे आपको ये पंचवर्षीय योजनाओं का कालक्रम याद रहना चाहिए, ताकि एग्जाम में आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर पाओ। अगला प्रश्न है कि कुलिंद जनपद संबंधित था। तो कुलिंद जो जनपद है वह कहां से, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड से ही संबंधित था। और कुलिंद राजवंश दोस्तों, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड का पहला राजनीतिक शक्ति या उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश कौन सा था, वह था कुलिंद राजवंश। और कुलिंद राजवंश के संस्थापक कौन थे, सुबाहु को कुलिंद राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसको सुबाहु, और सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, सुबाहुपुर, जिसे हम वर्तमान में श्रीनगर नाम से भी जानते हैं। तो कुलिंद जनपद
कहाँ से संबंधित था? उत्तरांचल से संबंधित था। उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में भी कुलिंद राजवंश को ही जाना जाता है, ठीक है। और अशोक के कालस्य अभिलेख के अनुसार जो एक कुलिंद लोग थे, यह किसके अधीन थे दोस्तों? ये मौर्यों के अधीन थे। किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। इसी के साथ साथ दोस्तों महाभारत काल में इन कुलिंदों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। यह प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत काल में कुलिंदों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। कुलिंदों का सबसे प्रमाणिक स्रोत हमें क्या मिलता है दोस्तों? कुलिंदों की मुद्राएं। कुलिंदों की मुख्यतः 3 प्रकार की मुद्राएं हमें मिली हैं। कौन कौन सी मुद्रा दोस्तों? पहली है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, दूसरी है अमोद्यभूति प्रकार की मुद्रा, और तीसरी है दोस्तों आपकी क्या? छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। कौन सी? छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, जिसमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा द्विलिपि लेख मिले हमें, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में लिखा गया है। यहीं से दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न बन जाता है कि कुलिंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? वो था दोस्तों कौन? अमोद्यभूति। अमोद्यभूति कुलिंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, ठीक है। और अमोद्यभूति की जो आप ये कह सकते हैं जो इसने मुद्रा चलाई थी, जिसे हम कहते हैं अमोद्यभूति प्रकार की मुद्रा, तो उसमें किस प्रकार के लेख लिखे गए थे? कभी कभी एग्जाम में प्रश्न भी बनता है या किसका चित्र बना हुआ था? तो अमोद्यभूति प्रकार की जो इसकी मुद्रा थी दोस्तों, उसमें मृग और लक्ष्मी अंकित थे, ठीक है। मृग और लक्ष्मी अंकित थे, ठीक है, अमोद्यभूति प्रकार की मुद्रा में। बाकी जो अमोद्यभूति प्रकार की मुद्रा दोस्तों, यह तांबे की और सिल्वर की बनी हुई मानी जाती है, ठीक है। तांबे और रजत धातु की बनी हुई मानी जाती है। और 2 लिपियों का लेख इसमें लिखे गए, क्या? ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ये भी आपको डायरेक्टली पॉइंट याद रखना चाहिए, ठीक है। और कुलिंदों के अधिष्ठात्री देवी के रूप में या देवता के रूप में किसे जाना जाता है? भगवान शिव को जाना जाता है, ठीक है, जिन्हें हम छत्रेश्वर नाम से भी जानते हैं। और सुबाहु, इसका क्या था? हमारा संस्थापक के रूप में सुबाहु को जाना जाता है। और कुलिंदों की राजधानी कालकूट रही है। कालकूट को ही हम वर्तमान में कालसी नाम से जानते हैं। शत्रुघ्न नगर भी रही है दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली, और श्रीनगर भी रही है। ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी कुलिंद राजवंश के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बम शाह के बीच कब समझौता हुआ था? तो 27 अप्रैल 1815 को कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर और गोरखा सेनापति बम शाह के बीच में समझौता हुआ था, जिसे हम दोस्तों कहते हैं क्या? लाल मंडी की संधि। लाल मंडी कहाँ है? लाल मंडी का किला अल्मोड़ा में स्थित है ना, तो लाल मंडी के किले में ही एक संधि हुई थी, जिसे हम कहते हैं क्या? लाल मंडी की संधि। और इसी संधि को दोस्तों कभी कभी अल्मोड़ा संधि भी कहते हैं, जिसके तहत ई गार्डनर और गोरखा सेनापति बम शाह के मध्य में समझौता हुआ था। कब? 27 अप्रैल 1815 को। और इसी समझौते के दौरान दोस्तों अंग्रेजों ने लाल मंडी किले को जीत लिया था। तो ई गार्डनर और गोरखा सेनापति बम शाह के मध्य समझौता कब हुआ था? याद रखना आपको, 27 अप्रैल 1815 को हुआ था, ठीक है। और अंग्रेजों ने लाल मंडी के किले को इस दौरान जीत लिया था। और अल्मोड़ा की संधि या लाल मंडी की संधि कब हुई थी? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 27 अप्रैल 1815 को ही हुई थी। इसी के साथ दोस्तों एक प्रश्न आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड में आगमन कब हुआ? तो 1814 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तराखंड में आगमन हुआ। वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उत्तराखंड में स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड में स्थापना होती है 1815 में। 1815 में उत्तराखंड में स्थापना हो जाती है, जब ये लाल मंडी किले को जीत जाते हैं। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर संगौली नामक स्थान पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे हम कहते हैं क्या? संगौली की संधि। संगौली की संधि। और ये संगौली नामक स्थान वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? चंपारण बिहार में स्थित है संगौली नामक स्थान। यहीं पर हमारी संगौली की संधि हुई थी अंग्रेजों के मध्य और गोरखाओं के मध्य में। और डेट पूछेगा तो 28 नवंबर 1815 को दोस्तों यह संगौली की संधि हुई थी। कहीं कहीं किताबों में आपको ये किताब डेट 2 दिसंबर 1815 भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 28 नवंबर 1815 है, 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों के मध्य में और गोरखों के मध्य में संगौली की संधि हुई थी। कहाँ पे? बिहार के संगौली या बिहार के चंपारण नामक। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुई संधि की नेपाल सरकार द्वारा कब पुष्टि की गई थी? तो 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार द्वारा संगौली की संधि की पुष्टि की गई। जैसा कि हमें पता है कि संगौली की संधि दोस्तों आपकी कब होती है? 28 नवंबर 1815 को या 2 दिसंबर 1815 को हो जाती है। लेकिन नेपाल सरकार इस संगौली की संधि को मानने से अस्वीकार कर देती है, क्योंकि ये जो संगौली की संधि हुई थी, यह अमर सिंह थापा और जो हमारे ब्रिटिश गवर्नर थे उनके बीच में हुई थी। इस कारण नेपाल सरकार ये कहती है कि सरकार के अनुमोदन के बिना यह संधि नहीं मानी जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राजगुरु गजराज मिश्र और ब्रैड शाह के मध्य में भी संधि होती है, नेपाल सरकार उसको भी नहीं मानती है। एट लास्ट वन दोस्तों ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में अंग्रेजों के द्वारा नेपाल पर चढ़ाई कर दी जाती है। उसके बाद एट लास्ट वन 4 मार्च 1816 को क्या होती है? अंग्रेजों
और गोरखाओं के बीच में जो संगौली की संधि हुई थी उसको गोरखा सरकार या नेपाल सरकार मानने के लिए स्वीकार कर लेती है। तो संगौली की संधि को नेपाल सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 4 मार्च 1816 को स्वीकार किया गया था। अब देखिए दोस्तों, दो प्रश्न आते हैं। संगौली की संधि हुई कब थी? तो 28 नवंबर 1815 को हुई थी, या 2 दिसंबर 1815 को हुई थी, जो भी ऑप्शन में आएगा। और संगौली की संधि को नेपाल सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 4 मार्च 1816 को स्वीकार किया गया था। डायरेक्टली याद रखना है। और ये संगौली नामक स्थान कहां स्थित है? चंपारण बिहार में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। लाल मंडी की संधि कब हुई थी? 27 अप्रैल 1815 को हमारी लाल मंडी की संधि होती है, बमसा के मध्य में और गार्डनर के मध्य में। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली याद रखने हैं। बाकी दोस्तों मैंने गोरखा वाली सीरीज बना रखी हुई है, 4 या 5 उसमें वीडियोज अपलोड है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने कंप्लीटली अजय रावत जी और यशवंत सिंह कटौत जी की किताब से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपको कराए हुए हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मकमल है। क्या है ब्रह्मकमल दोस्तों? उत्तराखंड राज्य का क्या है? राज्य पुष्प हमारा ब्रह्मकमल है। और ब्रह्मकमल का हमारा वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। क्या? सोसूरिया अबवेलेटा। और ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? 4800 मीटर से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर हमारा ब्रह्मकमल पाया जाता है। सोसूरिया अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कौल पद्म कहा जाता है। क्या? कौल पद्म कहा जाता है ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में। और इसी के साथ साथ दोस्तों महाभारत के वन पर्वों में ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है? तो महाभारत के वन पर्वों में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि महाभारत के वन पर्वों में ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। स्थानीय भाषा में कौल पद्म कहा जाता है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल है। वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। एस्टेरेसी कुल का पौधा है। 4800 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर वह पाया जाता है। और ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रह्मकमल के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि मां नंदा के प्रिय पुष्प के रूप में भी इसे जाना जाता है। और नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला कहा जाता है। क्या? टोप गोला। और कश्मीर में इसे गलगल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे दूधाफल कहते हैं। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां, जबकि पूरे विश्व में जो ब्रह्मकमल है इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। इतने पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। और ये ब्रह्मकमल हमारा कहाँ पे होता है? महान हिमालय वाले इलाकों में मेनली हमारा क्या होता है? ब्रह्मकमल पाया जाता है, ठीक है। महान हिमालय, मध्य हिमालय में भी ब्रह्मकमल पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ब्रह्मकमल कहाँ पाया जाता है? तो चट्टानों में दोस्तों हमारा क्या होता है? ब्रह्मकमल मेनली पाया जाता है। एस्टेरेसी कुल का पौधा बता दिया। महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प कहा गया है, ठीक है। जुलाई से लेकर सितंबर तक मात्र 3 माह इसमें पुष्प आते हैं या पुष्प खिलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य पुष्प तो क्या था? ब्रह्मकमल था। राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड देव भूमि मातृभूमि सत वंदन अभिनंदन है। राज्य चिन्ह आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, कि सम चतुर्भुज के आकार क्या है, उसमें बीच में भी अशोक की लाट है। इसी के साथ साथ हमारा राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है। फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है। ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया? 2015 में घोषित किया गया। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया? तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। राज्य तितली क्या है? कॉमन पिकॉक है। राज्य तितली कब घोषित किया गया? 2016 में। राज्य गीत कब घोषित किया गया उत्तराखंड का? वो किया गया दोस्तों कब? 2016 में, ठीक है। इसके साथ साथ में राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस है। और राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। इतने पॉइंट दोस्तों आपको यहां से डायरेक्टली याद रखना है। राज्य फल क्या है? काफल है। ये चीजें आपको डायरेक्टली याद रखनी है। और प्रश्न अगर ये बनता है कि राज्य के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण सर्वप्रथम कब किया गया था? 2001 में सर्वप्रथम राज्य के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। कब? 2001 में, ठीक है। उसके बाद अलग अलग राज्य चिन्ह जुड़े गए, जैसे कि 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। राज्य वाद्य यंत्र ढोल को 2015 में घोषित किया गया। राज्य तितली कॉमन पिकॉक को 2016 में घोषित किया गया। काफल को राज्य फल 2016 में घोषित किया गया। और जो हमारा राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सतबंधन अभिनंदन, इसे भी राज्य गीत 2016 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कांचुला खरक क्या है? ठीक है, तो कांचुला खरक आप सभी लोगों ने दोस्तों पढ़ा भी होगा। क्या है कांचुला खरक? एक क्या है? एक प्रजनन केंद्र है, ठीक है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। और कहाँ पे स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है कांचुला खरक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, ठीक है। कहाँ पे? चमोली जनपद में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि कांचुला खरक क्यों प्रसिद्ध है, तो कस्तूरी मृग के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। और कांचुला खरक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो 1982 में हमारी इसकी स्थापना होती है। कब? 1982 में कांचुला खरक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना होती है, चमोली में है। अगला प्रश्न, मोनाल निम्न में से किस राज्य का राज्य पक्षी है? ठीक है, तो मोनाल दोस्तों हमारा क्या है? उत्तरांचल का राज्य पक्षी है। किसका? उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। पहले हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी था, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य पक्षी चेंज कर दिया है, ठीक है। मोनाल को ही दोस्तों हिमालय का मयूर कहा जाता है। और मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। 2500 से लेकर के 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी
नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है और उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी क्या है, मोनाल ही है। ठीक है, मोनाल तो दोस्तों जो मादा होती है उसे मोनाल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोनाल परिवार में जो नर होता है, नर को क्या कहते हैं, नर को कहते हैं डफिया या डाफिया। डाफिया जो भी होता है वह मोनाल परिवार से संबंधित नर पक्षी होता है, जबकि जो मादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोनाल नाम से जानते हैं। और मोनाल के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ये कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है और मोनाल का प्रिय भोजन है क्या, आलू। और मोनाल को संरक्षित जीव कब घोषित किया गया था, तो 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही मोनाल को संरक्षित जीव घोषित किया गया था। ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य में मोनालों की सबसे पहली गणना कब की गई थी, तो 2008 में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा 2008 में पहली बार क्या हुआ था, मोनालों की गणना की गई थी उत्तराखंड में। और यह फैजेंट परिवार का पक्षी है। कौन सा, फैजेंट परिवार का यह पक्षी है। इसे मन्याल, मुन्याल, सोनाल, नीलगेरू, चौमदोंग आदि नामों से भी जाना जाता है। तो याद रखना आपको, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है, उत्तरांचल का। और किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये नेपाल का हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, लोपोफोरस इम्पीजेनस इसका हमारा वैज्ञानिक नाम मिलता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष माना गया है। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों, बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है क्या, बुरांस। अब बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेड्रॉन अल्बोरियम। क्या, रोडोडेड्रॉन अल्बोरियम बुरांस का हमारा क्या है, वैज्ञानिक नाम है। और इसी के साथ में प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि बुरांस उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष के साथ साथ ही क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी है। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, बुरांस है। ठीक है, और बुरांस को ही कभी कभी गुरांस भी कह दिया जाता है। और भारत में इसकी कुल 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। बुरांस में जो हमारा फूल खिलने का समय होता है फरवरी से अप्रैल के मध्य में होता है। इसके पुष्प से हमें दोस्तों मेथनॉल मिलता है, इसके पुष्प से जूस बनाया जाता है। ठीक है, और बुरांस के वृक्ष को कब संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था, तो वन अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांस के वृक्ष को हमारा संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। इतने पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ से डायरेक्टली याद रखने हैं, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके जो फूल होते हैं उससे जूस बनता है, फिर वो हृदय रोग के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। ठीक है, जूस इसका बेचा भी जाता है, आप लोगों ने बहुत जगह देखा भी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो 1939 में KMOU यानी कि KMOU कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई थी कब, 1939 में। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा है दोस्तों कि GMOU गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई, तो 1943 में हमारी GMOU की स्थापना होती है। अब दोस्तों देखिए, परीक्षावाणी में इसका आंसर GMOU की स्थापना 1941 दिया गया, जो कि गलत है। आप GMOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि GMOU यानी कि गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई, 1943 में हुई थी। लेकिन अगर 1943 ऑप्शन में नहीं होता है तो तब आप 1941 को करके आ सकते हैं। तो KMOU कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1939 में। कहां पर हुई, काठगोदाम में हुई। और इसके कार्यालय कहां कहां पर हैं, तो रामनगर और टनकपुर में इसके कार्यालय हैं। वहीं गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुई, 1943 में हुई। और कहां पर हुई, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में इसकी स्थापना हुई थी। और कोटद्वार के साथ साथ ही ऋषिकेश में भी इसका क्या है, एक कार्यालय है। यहीं से दोस्तों एक आता है हमारा क्या, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड। तो गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1958 में। और कहां पर हुई थी, रामनगर में हुई थी। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी बार ये प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गांधी जी ने कुमाऊं का बारदौली किसे कहा है, तो सल्ट या खुमाड़ गोलीकांड को गांधी जी ने क्या कहा, कुमाऊं का बारदौली की संज्ञा दी। सल्ट या खुमाड़ गोलीकांड को कब हुआ था, 5 सितंबर 1942 को दोस्तों क्या हुआ था, हमारा सल्ट की क्रांति हुई थी 5 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा में, जिसे गांधी जी ने कुमाऊं का बारदौली भी कहा है। 5 सितंबर को सल्ट में शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं दोस्तों प्रश्न बनता है, ये तो हो गया 5 सितंबर 1942 को। पेशावर कांड की घटना कब हुई थी, तो 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड की घटना होती है। ठीक है, 23 अप्रैल 1930। पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को माना जाता है। मसूरी गोलीकांड कब हुआ था, 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ था। रवाई गोलीकांड कब हुआ था दोस्तों, तो 30 मई 1930। 30 मई 1930 को हमारा क्या हुआ था, रवाई गोलीकांड हुआ था। इसे तिलारी गोलीकांड या फिर उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों कि महरोली कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि महरोली कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है। तो वैसे दोस्तों ऑफिशियली देखा जाए तो ये बागेश्वर जनपद में स्थित है महरोली कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1977 में। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों बागेश्वर है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको पिथौरागढ़ आंसर चूज करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ किताबों में एक पिथौरागढ़ में दिया गया है, कुछ किताबों में ये बागेश्वर में दिया गया है। लेकिन एक्चुअल जो इसकी लोकेशन है दोस्तों वह बागेश्वर जनपद में ही है, धर्मगढ़ के पास में हमारा
महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र स्थित है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1977 में होती है। तो ऑप्शन में आपको जो भी मिलेगा एग्जाम में बागेश्वर या पिथौरागढ़, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप बागेश्वर को ही देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कस्तूरी मृग महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बागेश्वर जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में इसकी स्थापना होती है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? केवल नर मृग में क्या होती है? कस्तूरी पाई जाती है। और कस्तूरी मृग दोस्तों हमारा क्या है? उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? वो है कस्तूरी मृग। और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मास्कस काइसोगास्टर होता है, जो कि 3600 से लेकर के 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग की कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, और नर मृग से हमें क्या होती है? कस्तूरी प्राप्त की जाती है, ठीक है। और तीन वर्षों के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक नर मृग से हमें कस्तूरी मिलती है, और इस कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों के लिए भी किया जाता है। इतने पॉइंट आपको कस्तूरी मृग से याद रखने हैं। तो कस्तूरी पाई जाती है किसमें? नर मृग में, ठीक है। मास्कस काइसोगास्टर इसका नाम है। उत्तराखंड का क्या है? राज्य पशु है कस्तूरी मृग, जिसे हिमालयन मस्क डियर नाम से भी जाना जाता है। और औसत आयु उसकी 20 वर्ष होती है। गर्भधारण अवधि जो मादा कस्तूरी मृग होती है उसकी 6 माह की मानी जाती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन या प्रिय भोजन केदार पाती माना जाता है, ठीक है। और कस्तूरी केवल नर मृग के गुदा स्थित या जननांग के समीप स्थित ग्रंथि से ही प्राप्त की जाती है, और 3 वर्षों के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक हमें कस्तूरी मिलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अस्कोट वन्यजीव विहार व केदारनाथ वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव विहार माने जाते हैं। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार कौन सा है दोस्तों? वो है अस्कोट वन्यजीव विहार, जहां पर हमारे सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अब ये अस्कोट वन्यजीव विहार है कहां पे स्थित है? तो ये दोस्तों हमारा चमोली जनपद में स्थित है। और अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? 1986 में हमारी अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना होती है, ठीक है। वहीं केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार दोस्तों हमारा, जिसकी स्थापना 1972 में होती है, और ये चमोली जनपद में स्थित है। तो ये दोनों जो वन्यजीव विहार हैं वह कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। लेकिन सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार कौन सा पूछा जाएगा? तो वह अस्कोट वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, पिथौरागढ़ में स्थित है। और केदारनाथ वन्यजीव विहार ये क्या है दोस्तों? चमोली में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना चमोली जनपद में की गई थी। इतने पॉइंट दोस्तों आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव विहार हैं? तो उत्तराखंड में दोस्तों हमारे टोटल 7 वन्यजीव विहार हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। और साथ में सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन सा है? गोविंद वन्यजीव विहार है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1955 में होती है। दूसरा है केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1972 में होती है। तीसरा है अस्कोट वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1986 में होती है। चौथा है सोना नदी वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1987 में होती है। पांचवा है बिनसर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1988 में होती है। छठा है मसूरी वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1993 में होती है। और सातवां है दोस्तों नंदौर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 2012 में होती है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है पूछा जाएगा? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1972 में होती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है दोस्तों? वो है मसूरी वन्यजीव विहार, जो कि हमारा कहाँ? मसूरी में स्थित है, ठीक है। और माउंटेन क्वेल के नाम से प्रसिद्ध वन्यजीव विहार के रूप में मसूरी वन्यजीव विहार को जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में दोस्तों मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। इसी को दोस्तों हम क्या भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मुक्तेश्वर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा 1893 में मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। और ये मुक्तेश्वर कहाँ पड़ता है? नैनीताल जनपद में, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो सास बहू के नाम से भागीरथी और अलकनंदा को जाना जाता है। इसमें भागीरथी को सास कहा जाता है, अलकनंदा को बहू कहा जाता है। और ये सास बहू के संगम स्थल के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? तो देवप्रयाग को सास बहू के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है। यानी कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। और यहीं से आगे हमारी अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो सास बहू संगम स्थल के रूप में देवप्रयाग को जाना जाता है। और अलकनंदा भागीरथी नदी तंत्र के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बता चुका हूं, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित नैन सिंह थे, कौन थे? तो ये एक प्रमुख क्या थे? सर्वेयर थे, ठीक है। पंडित नैन सिंह रावत इनका मूल नाम था, और इनका जन्म 1830 में दोस्तों कहाँ हुआ था? मुंशियारी में हुआ था। इन्हें ब्रिटिश सिस के द्वारा कंपेनियन ऑफ एम्पायर की उपाधि भी दी गई थी। और उत्तराखंड के प्रथम सर्वेयर कौन थे? वह थे पंडित नैन सिंह रावत जी, जिनका संबंध मुंशियारी से था। और
मौलिक पंडित के नाम से भी पंडित नैन सिंह रावत जी को ही जाना जाता है। और इनकी बुक थी दोस्तों कौन सी, अक्षांश दर्पण। अक्षांश दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे, ये भी पंडित नैन सिंह रावत जी ही थे। अगला प्रश्न है, सास बहू खेत नामक स्थल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो बागेश्वर में स्थित है सास बहू खेत। और वहीं सास बहू का संगम स्थल कहाँ पे है दोस्तों, वह देवप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनपद हरिद्वार को उत्तराखंड में सम्मिलित करने से पूर्व यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद का भाग था, तो जनपद हरिद्वार, जिसकी स्थापना होती है कब दोस्तों, 28 दिसंबर 1988 को हमारी हरिद्वार जनपद की स्थापना होती है। और इसे किस मंडल के तहत उत्तराखंड में शामिल किया गया था, तो इसे सहारनपुर मंडल से उठाकर दोस्तों हमारा उत्तराखंड में शामिल किया गया था। और कब शामिल किया गया उस उत्तराखंड में, 2000 में शामिल किया गया था। तो जब इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, तब यह सहारनपुर मंडल का भाग था। लेकिन जब हमारा उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर सन 2000 को, तो उस टाइम पे हरिद्वार को उत्तराखंड में सम्मिलित कर दिया गया था। किस मंडल से उठा के, सहारनपुर मंडल से उठाकर। और कब, 2000 में। वहीं दोस्तों आपसे अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि देहरादून को उत्तराखंड में किस मंडल से लाकर शामिल किया गया, तो देहरादून को उत्तराखंड में मेरठ मंडल से लाकर शामिल किया गया। और कब किया गया, 1975 में देहरादून को उत्तराखंड से मेरठ मंडल से उत्तराखंड में शामिल किया गया और उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में मिला दिया गया था 1975 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा चुनाव में चुने गए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी थी, तो उत्तराखंड का जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था 2002 में, उसमें महिला विधायक चुनी गई थी कितनी, 4 महिला विधायकें थी, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बिस्सू मेला कहाँ आयोजित होता है, तो बिस्सू मेला दोस्तों मेनली जौनसार बाबर क्षेत्र में आयोजित होता है बिस्सू मेला, ठीक है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। और धनुष बाण के साथ रोमांचकारी युद्ध का आयोजन भी हमारा बिस्सू मेले के दौरान ही किया जाता है। कहाँ आयोजित होता है, उत्तरकाशी जनपद में हमारा बिस्सू मेले का आयोजन किया जाता है। और उत्तरकाशी के कौन से क्षेत्र में, तो भुटाणु, टिकोची, किरौली और मैंजली। भुटाणु, टिकोची, किरौली और मैंजली क्षेत्रों में हमारा बिस्सू मेले का आयोजन मुख्यतः किया जाता है। और किस दिन बिस्सू मेले का आयोजन होता है, विश्वत संक्रांति के दिन। विश्वत संक्रांति के दिन आयोजित होता है क्या, बिस्सू मेला, जिसमें धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध मेले के रूप में भी जाना जाता है। और इसी को ठोठा खेलना के नाम से या ठोठा खेलने के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है, तो बिस्सू मेले को ही ठोठा खेलना के नाम से भी जाना जाता है। धनुष बाण युद्ध के कारण प्रसिद्ध माना जाता है क्या, हमारा बिस्सू मेला। इसी के साथ साथ दोस्तों देहरादून में भी बिस्सू मेले का आयोजन होता है जौनसर बाबर के क्षेत्रों में, याद रखना है आपको। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। माघ मेले का आयोजन, जिसे बाड़ाहाट का थौलू भी कहते हैं, इसका आयोजन भी हमारा उत्तरकाशी जनपद में ही होता है। तो आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला उत्तरायणी मेला है। बग्वाल मेला देवीधुरा में लगता है, बिल्कुल सही दोस्तों, जिसे आषाढ़ी कौतिक मेला के नाम से भी जाना जाता है या देवीधुरा मेले के नाम से भी जाना जाता है, पाषाण युद्ध मेले के नाम से भी जाना जाता है। देवीधुरा चंपावत में लगता है। गिंदी मेला या गैद मेला, यह टाटामंडी पौड़ी गढ़वाल में लगता है, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। झंडा मेला हरिद्वार, ये गलत है। तो सुमेलित कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि झंडा मेला हरिद्वार में ना लग के कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है झंडा मेला। कहाँ पे, देहरादून में। अगला प्रश्न, गुरु राम राय गुरुद्वारे में लगता है, ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, उत्तरांचल में कुंभ मेले की भांति प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात मनाए जाने वाला उत्सव कहलाता है क्या, नंदा राज्यात यात्रा। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है, हम सभी लोग को पता है। और नंदा राज्यात यात्रा का आयोजन भी दोस्तों क्या होता है, प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है, ठीक है। नंदा राज्यात यात्रा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 280 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना है आपको। और गढ़वाल और कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में हमारी नंदा राज्य यात्रा को जाना जाता है। और यह चमोली के कासवा गांव के पास स्थित नौटी के नंदा देवी मंदिर से शुरू होती है। और होमकुंड इसका क्या होता है, अंतिम पड़ाव होता है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होती है, कासवा गांव के पास स्थित नौटी के नंदा देवी मंदिर से। और अंतिम पड़ाव कौन सा नंदा देवी राज्यात यात्रा का, यह है होमकुंड। और ये लंबाई कुल कितनी है, 280 किलोमीटर की है, ठीक है। और नंदा राज्यात यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12वें वर्ष में चांदपुर गढ़ के वंशज कासवा गांव के राजकुमारों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसका मुख्य जो एक विषय होता है वो क्या होता है, चौसिंग्या मेलू, ठीक है। चौसिंग्या मेलू या खाड़ू, जिसके 4 सींग होते हैं, जिसे रिंगाल की निर्मित छंतोली से ढककर फिर होमकुंड में छोड़ दिया जाता है। और होमकुंड से ऐसा कहा जाता है कि ये चौसुंगिया खाड़ू हमारा अकेले हिमालय की ओर को जाता है और बाकी जो अन्य यात्री होते हैं नंदाराज यात्रा में जो शामिल हुए हैं वो अपने घर को वापस आ जाते हैं। इतने पॉइंट दोस्तों आपको नंदाराज यात्रा से याद रखने हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कितनी लंबाई है, 280 किलोमीटर की है। लास्ट बार आयोजन कब हुआ था, 2014 में। अगली बार कब होगा दोस्तों, 2026 में नंदाराज यात्रा का आयोजन होने वाला है, ठीक है। और अभी हाल ही के एग्जाम में दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है नंदाराज यात्रा के पॉइंट के दृष्टि से कि इन द गौरव ऑफ नंदा देवी पुस्तक के लेखक कौन है। इन द गौरव ऑफ नंदा देवी पुस्तक के लेखक कौन है, ये है चंद्र सिंह नेगी जी। चंद्र सिंह नेगी जी की पुस्तक है क्या, इन द गौरव ऑफ नंदा देवी। अगला प्रश्न दोस्तों कि हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है किस जनपद में, तो पिथौरागढ़ जनपद के प्रसिद्ध उत्सव के रूप में दोस्तों हिल यात्रा उत्सव को मनाया जाता है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष से हिल यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। और हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र कौन होता है दोस्तों, लखिया भूत होता है। कौन होता है, लखिया भूत होता है, ठीक है। मुखौटा नृत्य किस
उत्सव में किया जाता है, तो मुखौटा नृत्य का आयोजन भी दोस्तों हमारा हिल जात्रा उत्सव में ही किया जाता है, ठीक है। और स्वांग नृत्य का आयोजन, तो स्वांग नृत्य का आयोजन भी दोस्तों हमारा हिल जात्रा उत्सव के दौरान ही किया जाता है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है। मुख्य पात्र कौन होता है इसका? लखिया भूत होता है, ठीक है। और हिल जात्रा उत्सव को मुख्यतः किसके उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो चारावाहों और कृषकों के उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। और पिथौरागढ़ की सोर घाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में धान रोपाई के समय पे हमारा हिल जात्रा उत्सव का आयोजन कराया जाता है। और ये हिल जात्रा उत्सव किस देश की देन मानी जाती है? तो नेपाल देश की देन मानी जाती है। नेपाल से ही इसे पिथौरागढ़ में मनाया जाने लगा है, इससे पहले इसे नेपाल में मनाया जाता था। और कौन सा नृत्य हमारा हिल जात्रा उत्सव के दौरान किया जाता है? स्वांग नृत्य या फिर मुखौटा नृत्य, दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, और मेन पात्र मुख्य पात्र कौन है? लखिया भूत है। लोक, इसमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? चौपुला, झुमेलो, छोलिया या फिर सगुन आंखर। देखिए दोस्तों, चौपुला भी नृत्य है, छोलिया भी है, झुमेलो भी है। सगुन आंखर हमारा क्या है? लोक नृत्य नहीं है। सगुन आंखर क्या है? लोक गीत है। सगुन आंखर कब गाए जाते हैं? जैसे किसी का कोई जन्म लेता है, पैदा होता है, किसी की शादी होती है, तो और किसी के घर में कोई कर्मकांड होता है, कोई अच्छे काम होते हैं, शुभ काम होते हैं, तो वहां पे सगुन आखर गाए जाते हैं, ठीक है। तो सगुन आखर क्या है? लोक गीत है, लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य जो नवविवाहित कन्या के प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है, तो कौन सा लोक नृत्य किया जाता है नवविवाहित कन्या के प्रथम बार मायके आने पर? तो किया जाता है दोस्तों क्या? थड़िया नृत्य। क्या? थड़िया नृत्य। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये नृत्य है, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कुमाऊं गढ़वाल में जो कन्या के प्रथम बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वह है दोस्तों थड़िया नृत्य। या विवाहित लड़कियों द्वारा घर के आंगन में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वह है थड़िया नृत्य। मेनली बसंत पंचमी से विखौत या विश्व संक्रांति के मध्य में हमारा थड़िया नृत्य किया जाता है, ठीक है। थड़िया नृत्य में ही हमारे थड़िया गीत भी गाए जाते हैं। अगला है तो जो ये झुमेलो है ना, झुमेलो नृत्य को भी विवाहित कन्याओं द्वारा मायके वापस आने पर किए जाने वाले नृत्य के रूप में जाना जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा गया, देखिए प्रथम बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य, तो प्रथम बार में थड़िया और विवाहित जो लड़कियां हैं या कन्याएं हैं उनके मायके आने पर जो बार बार जो नृत्य किए जाते हैं वो होता है हमारा झुमेलो नृत्य। झुमेलो झिमुलो कहकर यह नृत्य किया जाता है, प्रेम के परिचारक के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। बाकी जागर हमारा देवताओं की संस्कृति का नृत्य होता है, देवताओं के द्वारा जो पशुआ होता है उस पर द्वारा जो किया जाता है। और चौपुला हमारा क्या होता है? स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और मेनली श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि चौफुला नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। हाथों की ताली, पैरों की छाप, झांझ की झंकार, कंगन की पाजेब की ध्वनि से ही हमारा ये क्या होता है? चौफुला नृत्य किया जाता है, ठीक है। और चौफुला नृत्य किसके द्वारा किया गया था? माता पार्वती के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमारा चौफुला नृत्य किया गया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र में भी इन नृत्यों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमिलित नहीं है? जागर नृत्य लोग देवताओं के आह्वान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। झूमेलो नृत्य विरह वेदना तथा मिलन या युवतियों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। महिलाओं के मायके आने पर किया जाता है झूमेलो नृत्य। चौफला नृत्य ये भी श्रृंगार व भाव प्रधान नृत्य है, बिल्कुल सही है। चौफला नृत्य श्रृंगार और भाव प्रधान नृत्य के रूप में जानता है, पार्वती ने किया था, ठीक है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें से कोई भी सुमिलित नहीं है क्योंकि ये सबके सब क्या है? सुमिलित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बग्वाई किस त्योहार को कहा जाता है? बग्वाई या फिर इसे हम कहते हैं बग्वाल। तो उत्तराखंड में दोस्तों दीपावली को क्या कहा जाता है? बग्वाल या बग्वाई कहा जाता है। किसको? दीपावली को बग्वाल या बग्वाई कहा जाता है। अब यहीं से दोस्तों प्रश्न आता है कि दीपावली में ही दोस्तों क्या खेला जाता है? बहला। बहला खेल बहला मतलब किस में खेला जाता है? तो दीपावली के दौरान ही हमारा क्या होता है? पहला खेल खेला जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड के जो प्रमुख त्योहार है दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन वाली वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा आप, उसमें आपको सारी चीजें फिर इसके बारे में पता लग जाती हैं, ठीक है। कि बग्वाल या बग्वाई नाम से दीपावली को जाना जाता है। ऐपण भी इस दिन डाले जाते हैं, घरों को सजाया जाता है, गाय की आरती की जाती है, मीठा भोजन दिया जाता है और रात की उल्लास में छिलकों के साथ में हमारा बहला खेल खेला जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल की निम्न झीलों में कौन सी झील त्रिभुजाकार झील है? ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारी सतोपंत झील जो कि हमारी चमोली जनपद में स्थित है, सतोपंत ताल जहां से अलकनंदा नदी का उद्गम माना जाता है, यह हमारी क्या है? त्रिभुजाकार झील है। और कुमाऊं में कौन सी? भीमताल झील जो है वह भी त्रिभुजाकार झील के रूप में जानी जाती है। देखिए सतोपंत ताल कहाँ है? चमोली में स्थित है। नैनीताल कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है। नौकुचिया ताल भी नैनीताल जनपद में स्थित है। और केदार ताल, केदारनाची डोडीगढ़ा 5 उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्या? केदार ताल। याद रखना है दोस्तों आपको सारे पॉइंट, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल कौन सी है? वो है नौकुचिया ताल, ठीक है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल कौन सी है? वो है सहस्त्र ताल जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा टिहरी बांध है, तो मतलब टिहरी बांध कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, यह पूछा गया है। तो टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। क्या? टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना। इसी को हम पुरानी टिहरी के नाम से भी जानते हैं, स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जानते हैं और सुमन सागर के नाम से भी हम पुरानी टिहरी को ही जानते हैं। और इसी पुरानी टिहरी को जहाँ पे भागीरथी और भिलंगना नदी
का संगम होता है, इसे हम गणेश प्रयाग नाम से भी जानते हैं। क्या? गणेश प्रयाग नाम से भी जानते हैं। टिहरी डैम हमारा वर्तमान में यहीं पर स्थित है। और टिहरी बांध की टोटल ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है। 1972 में योजना आयोग ने मंजूरी दी थी। 1978 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 1988 में फिर टीएचडीसी की स्थापना की जाती है, जुलाई 1988 में। उसके बाद में टीएचडीसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। 2006 में फिर हमारा इसका प्रथम चरण का उत्पादन शुरू हो जाता है। टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना कुल कितने मेगावाट की है? 2400 मेगावाट की है और 2 चरणों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, पंच केदार वर्ग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, विश्वनाथ, तुंगनाथ। देखिए, विश्वनाथ दोस्तों हमारा इसमें से पंच केदार में शामिल नहीं है, जबकि कल्पेश्वरनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मधमेश्वरनाथ और केदारनाथ ये पंच केदारों में शामिल हैं। ठीक है, मधमेश्वर जिसमें से दोस्तों कल्पेश्वरनाथ और केदारनाथ, तुंगनाथ और मधमेश्वरनाथ ये हमारा कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ ये हमारा चमोली में है। एक बार फिर से बता देता हूँ, कल्पेश्वरनाथ कहाँ है? चमोली में है। रुद्रनाथ कहाँ है? चमोली में स्थित है। जबकि तुंगनाथ के साथ साथ मधमेश्वरनाथ और केदारनाथ ये हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोसी दोस्तों हमारी रामगंगा की सहायक नदी मानी जाती है। कौन सी? कोसी नदी। और ये कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बागेश्वर के कौसानी में स्थित धारपानी धार नामक स्थान से हमारे कोसी नदी का उद्गम माना जाता है और ये रामगंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र जल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो देवदार का वृक्ष समुद्र जल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। 2500 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है कहाँ पे दोस्तों? हरिद्वार ही माना जाता है ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान। ठीक है, और ऊपरी गंगा नहर जिसे दोस्तों उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर भी कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण कार्य 1842 से लेकर के 1854 के बीच में शुरू हुआ था। 1842 से लेकर 1854 के बीच में शुरू हुआ था। उत्तराखंड की सबसे पुरानी ये नहर है। कहीं कहीं निर्माण कार्य 1842 मिल जाएगा, कहीं कहीं 1848 भी आपको मिलता है। और 1854 में इसका निर्माण कार्य हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। और ये ऊपरी गंगा नहर बनाने की परिकल्पना किसकी थी? तो थॉमसन की यह परिकल्पना थी। ठीक है, किसकी? थॉमसन की। और ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो प्रोबी काटले या पोबी काटले भी कह सकते हैं। क्या? प्रोबी काटले के द्वारा क्या किया गया था? ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया था। और इसी कारण प्रोबी काटले को आधुनिक भगीरथ की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, तो ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान कहाँ है? हरिद्वार में ही है। अगला प्रश्न है, उस लोक कला को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र, त्योहार आदि मनाए जाते हैं? तो इसे कहा जाता है दोस्तों क्या? ऐपण। ऐपण में विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र या त्योहार आदि या देली वेली बनाए जाते हैं। क्या कहते हैं उसे हम दोस्तों? ऐपण कहते हैं, याद रखना आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाकी दोस्तों ज्योति मात्र का चित्र क्या होता है? तो ज्योति मात्र का जो बिंदी ऐसे लाइनिंग डालते हैं वो क्या होता है? हमारा ज्योति मात्र का चित्र होते हैं। झंडा मेला कहाँ लगता है? तो सभी को पता है, देहरादून जनपद में झंडा मेला लगता है। ठीक है, चैती मेला काशीपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। थल मेला उत्तराखंड में लगता है, बिल्कुल सही है। नुवाई मेला जौनसा टिहरी में लगता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया? ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी मेला दोस्तों टिहरी गढ़वाल में न लग के पौड़ी गढ़वाल में लगता है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। ठीक है, अगला प्रश्न है, नंदा देवी राजजात धार्मिक यात्रा जिसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के बाद में किया जाता है, इसकी लंबाई कितनी है? तो कुल 280 किलोमीटर की इसकी लंबाई मानी जाती है। अब 280 ऑप्शन में नहीं है, तो नियरेस्ट ऑप्शन 290 है, तो ये सही कर सकते हैं, वरना 280 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी षटकोणी और भोजपत्र से घिरी झील मानी जाती है? ठीक है, तो डोडी ताल जो है दोस्तों, इसे षटकोणी और भोजपत्र से घिरी हुई झील के रूप में जाना जाता है। और ये डोडी ताल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्या? या डोडी ताल। रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। नाचिकेता ताल कहाँ स्थित है दोस्तों? यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सरबदी ताल कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। सरबदी ताल रुद्रप्रयाग, नाचिकेता ताल उत्तरकाशी, डोडी ताल उत्तरकाशी और रूपकुंड कहाँ? चमोली में। और ये डोडी ताल जो है षटकोणी और भोजपत्र से घिरी ताल मानी जाती है। इसी डोडी ताल से हमारा अस्सी गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस झील में गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी? तो इसमें से दोस्तों हमारा चोराबाड़ी ताल में जो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, इसमें गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। इसी को दोस्तों कभी कभी चोराबाड़ी ताल को ही किस नाम से जानते हैं? गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं। गांधी सरोवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चोराबाड़ी ताल, कहीं कहीं सरबदी ताल भी आपको ये देखने मिलेगा। तो सरबदी ताल, चोराबाड़ी ताल में इनकी अस्थियां प्रवाहित की गई थी। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां प्राचीन गोविशाण नगर स्थापित है। ठीक है, तो गोविशाण के रूप में पहचान किसकी गई है? काशीपुर की पहचान गोविशाण के रूप में करी थी। किसने? कन्नीगम ने। ठीक है, और चीनी यात्री भेनसांग के द्वारा काशीपुर को इस क्षेत्र को क्या कहा गया था? गोविशाण के क्षेत्र को पोलो किमोपुलो कहा गया था, जिसकी पहचान गोविशाण के रूप में, मतलब गोविशाण नाम से जाना गया, जिसकी पहचान काशीपुर के रूप में कन्निंगम के द्वारा की गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह जेल जिसमें नेहरू 1934-35 ईस्वी एवं 1945 में कैद रहे तथा उनके कक्ष को
अब नेहरू वार्ड के नाम से आना है तो अल्मोड़ा जेल, जिसकी स्थापना कब होती है? 1816 में होती है। इसके ही एक कक्ष को, जिसमें हमारा नेहरू जी रहे थे 1934 से 35 के दौरान या 1945 में, उसे अल्मोड़ा जेल नाम से, मतलब नेहरू वार्ड के नाम से जाना जाता है। और ये अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब होती है? 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय वर्तमान में दोस्तों कहाँ? रानीखेत में स्थित है। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1813 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। एग्जैक्टली राइट आंसर यही है। अगर 1813 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो उसके बाद में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। अगर ये दोनों भी आपको ऑप्शन में नहीं मिलते हैं तो तीसरा ऑप्शन है 1788। ठीक है, 1788 में हमारी कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी, लेकिन जो सबसे सही आंसर है वो 1813 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। ये ऑप्शन में नहीं होगा तो 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। ये दोनों भी नहीं होंगे तो 1788 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। अब पॉइंट ये बनता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब स्थानांतरित किया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत मई 1948 में स्थानांतरित किया गया था। और मई 1948 से लेकर के वर्तमान समय तक कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? यह रानीखेत में ही स्थित है। रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय दोस्तों हमारा कहाँ पे? लैंसडाउन में स्थित है गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब होती है? तो 5 मई 1887 को हमारी गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना होती है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 5 मई 1887 को। और ये गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय अल्मोड़ा से कालों का डांडा, जिसे हम वर्तमान में लैंसडाउन के नाम से जानते हैं, कालों का डांडा कब स्थानांतरित किया गया? तो नवंबर 1887 को, नवंबर 1887 और 4 नवंबर 1887 को हमारा गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय अल्मोड़ा से कालो का डांडा पौड़ी गढ़वाल स्थानांतरित किया गया था। कहाँ से? अल्मोड़ा से। तो अभी वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? लैंसडाउन, जिसे कालो का डांडा नाम से भी जाना जाता था, कालो का डांडा। और यह प्रश्न दोस्तों हाल ही में कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम पेपर में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? धागुल हाथ में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। तिलहरी गले में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। इमरती पैरों में पहना जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि हंसुली हाथ में ना पहन के गले में पहनी जाती है। क्या? हंसुली कहाँ पे? गले में पहनी जाती है हंसुली। धागुल हाथ में, तिलहरी गले में, इमरती पैर में और हंसुली गले में। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तरांचल के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार आठू में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो सातों आठों के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा। सावन माह में सातों आठों का आयोजन किया जाता है, ठीक है, जो कि शिव पार्वती से संबंधित माना जाता है। क्या? सातों आठों। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, सातों आठों जो पर्व होता है, जो मेनली कुमाऊं में अधिकतर ये मनाया जाता है, तो देव शिव पार्वती के पूजा अर्चना इसमें की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, हवाई अड्डे के संबंध में पंतनगढ़ हवाई अड्डा उधमसिंह नगर में है, बिल्कुल सही है। नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। जॉलीग्रांट हवाई अड्डा ऋषिकेश में, ये दोस्तों गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि जॉलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ? देहरादून में स्थित है, ठीक है। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे को माँ गंगा हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। इसी के साथ साथ में एक और दोस्तों हमारा क्या है? गौचर हवाई अड्डा, ये कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है गौचर हवाई अड्डा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उस स्वाधीनता सेनानी का क्या नाम था जो चंद्रशेखर का साथी भी रहा, जिसके साथ चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा भी आए? तो भवानी सिंह रावत उनका नाम है, जो कि चंद्रसिंह आजाद के या चंद्रशेखर आजाद के क्या थे? साथी थे, और उनको ही दुगड्डा लेके आए थे। और चंद्रशेखर आजाद ने दुगड्डा के जंगलों में ही राइफल चलाने की या पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी। और दोस्तों ये जो आधुनिक उत्तराखंड है हमारा, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पोस्टमार्टम क्लासेज वाली वीडियोज में, आप जाइएगा, वहाँ पे आपको इससे के संबंध में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है? तो नैनीताल दोस्तों उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। अब प्रश्न ये बनता है कि नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था? 1962 में बनाया गया था। बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आपका कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम पेपर में भी पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल को कब बनाया गया? 1962 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से थोड़ा सा दोस्तों एक मिनट, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन अन्यों से भिन्न है? वेदिनी, औली, केदारकांठा या फूलों की घाटी? तो कौन सा अन्य से भिन्न है दोस्तों, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, फूलों की घाटी आपका क्या हो जाएगा? और उसे भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, बेदिनी बुग्याल कहाँ? चमोली में स्थित है। औली बुग्याल कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। केदारकांठा बुग्याल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। जबकि फूलों की घाटी जो हमारा घाटी है, यह हमारा कहाँ स्थित है? ये भी चमोली जनपद में ही स्थित है। तो कौन सा भिन्न है पूछा गया है। तो आई थिंक दोस्तों एक घाटियों के संबंध में प्रश्न पूछा गया होगा कि वैसे फूलों की घाटी भी एक बुग्याल ही है दोस्तों अगर देखा जाए तो, लेकिन फूलों की घाटी भी चमोली में स्थित है। या दोस्तों एक चीज इसमें और भी हो सकती है कि देखिए, वेदिनी बुग्याल चमोली में है, औली बुग्याल चमोली में है, फूलों की घाटी बुग्याल भी चमोली में है,
ठीक है। लेकिन केदारकांठा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है, तो हो सकता है इसका आंसर केदारकांठा भी हो। ठीक है, तो आप फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बुक्स में। ऐसे जो इसका राइट आंसर दिया गया है वो दिया गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि फूलों की घाटी इसका राइट आंसर दिया गया है, लेकिन शायद वो घाटी के संदर्भ में हमारा फिर वो आंसर दिया होगा फूलों की घाटी का। लेकिन अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो केदारकांठा भी इसका आंसर हो सकता है अगर जनपदों के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। फिर भी अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बागेश्वर सरयू नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ काली नदी के किनारे स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 4 के 4 ऑप्शन हमारे सही हैं, लेकिन फिर भी हमें इसमें से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो हम ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे, पिथौरागढ़ काली नदी के किनारे स्थित है। वैसे पिथौरागढ़ से के पास से होकर मुख्यतः कोई नदी नहीं बहती है। अगर हम देखेंगे बागेश्वर, तो बागेश्वर से होकर सरयू नदी बीचों बीच से होकर बहती है। उत्तरकाशी की बात करेंगे तो भागीरथी भी बीचों बीच से होकर बहती है। ऋषिकेश भी गंगा के बीचों बीच से होकर बहती है, ऋषिकेश से गंगा बीचों बीच होकर बहती है। लेकिन पिथौरागढ़ जनपद में काली नदी क्या होता है? बिल्कुल अलग से नेपाल बॉर्डर बनाते हुए बहती है, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ काली नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम नियरेस्ट लोकेशन के अकॉर्डिंग देखे जाएंगे तो उसके पास में हमारी काली नदी ही स्थित मानी जाती है। लेकिन राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, कि पिथौरागढ़ सिटी से होकर नहीं बहती। मेरे लिए एक सिटी के हिसाब से प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर उत्तरांचली राजवंशों की राजधानी नहीं रहा है? देखिए, नरेंद्र नगर, श्रीनगर, अल्मोड़ा या देहरादून। तो अच्छा प्रश्न है। देखिए, अल्मोड़ा चंद्र राजवंश की राजधानी है, बिल्कुल सही है। चंपावत भी चंद्र राजवंश की राजधानी था, बिल्कुल सही है। श्रीनगर परमार राजवंश की राजधानी रहा है, बिल्कुल सही है। कुलिंदों की भी राजधानी रहा है श्रीनगर। नरेंद्र नगर टिहरी राजवंश की राजधानी रहा है। ठीक है, जबकि देहरादून दोस्तों हमारा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा नगर उत्तरांचली राजवंश की राजधानी नहीं रहा है? तो देहरादून नहीं रहा है। ठीक है, अब देहरादून में भी दोस्तों ये कालची वालची वाले क्षेत्र हमारे राजधानी रहे हैं, कालची कालकोट वाले, लेकिन जो राइट आंसर इसका माना गया वो देहरादून ही माना गया अन्य के प्रक्षेप में। अगला प्रश्न है, भारत के किस विश्वविद्यालय को देश का 7वां आईआईटी बनाया गया? ठीक है, तो देश का 7वां आईआईटी बनाया गया किसको दोस्तों? रुड़की विश्वविद्यालय को। ठीक है, किसको? रुड़की विश्वविद्यालय को देश का 7वां आईआईटी बनाया गया है। अब देखिए, यहां से दोस्तों प्रश्न बनता है कि रुड़की विश्वविद्यालय को देश के 7वें आईआईटी का दर्जा कब दिया गया? हाल ही के एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो 21 सितंबर 2001 को रुड़की विश्वविद्यालय को देश के 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में की गई थी। कहाँ पे? रुड़की में की गई थी। उसके बाद में 1854 में इस कॉलेज का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया था। फिर 1949 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसे हम रुड़की विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे, और ये पहला तकनीकी विश्वविद्यालय हमारा बन गया था। और उसके बाद एट लास्ट में दोस्तों 21 सितंबर 2001 को रुड़की आईआईटी मतलब रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और यह देश का 7वां आईआईटी बना है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। गठन हुआ था 1847 में। क्यों गठन हुआ था? एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना क्यों हुई थी? ऊपरी गंगा नहर के निर्माण कार्य हेतु। ठीक है, सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद करने, किसी भी प्रक्षेप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न है, उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है जिसे पूर्व में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था? रुड़की विश्वविद्यालय को पूर्व में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्थापना 1847 में हुई थी। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसका नाम परिवर्तित करके 1854 में कर दिया गया था। फिर 1949 में दोस्तों इसे क्या विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था रुड़की विश्वविद्यालय को। फिर 21 सितंबर 2001 को इसे 7वें आईआईटी का दर्जा दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। सॉरी, देहरादून नहीं, सॉरी, हरिद्वार में स्थित है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ठीक है, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2002 में इसकी स्थापना होती है, और श्रीराम शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की। कब? 2002 में। अगला, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह भी हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना 2005 में होती है। क्या? उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में। संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? ये भी हरिद्वार में स्थित है। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये भी हमारा दोस्तों हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना 1902 में की जाती है। इतने पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है। कालू मेहरा जी को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। वैसे दोस्तों प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड के हर तीसरे एग्जाम में प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन? कालू मेहरा। कौन सा संगठन बनाया था? क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। कब? 1857 की क्रांति के दौरान। मूल रूप से चंपावत के बिसुंग पट्टी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो बदियत पांडे जी की पुस्तक है क्या कुमाऊं का इतिहास। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुकुंदी लाल जी की पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग। उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है?
तो शिव प्रसाद डबराल जी हैं उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक के लेखक, और गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरिकृष्ण रतुड़ी जी गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण है। कुमाऊं का इतिहास बी.डी. पांडे, बद्रीनाथ पांडे, गढ़वाल पेंटिंग मुकुंदी लाल, उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल, और गढ़वाल का इतिहास ये हमारा हरिकृष्ण रतुड़ी जी की पुस्तक है। बाकी अन्य पुस्तकों के बारे में भी मैं आपको बहुत बार दोस्तों बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? गढ़ राजवंश काव्य पुस्तक मौलाराम की है, बिल्कुल सही है दोस्तों। हिमालय परिचय पुस्तक राहुल सांकृतन जी की है, बिल्कुल सही है दोस्तों। द हिमालयन गजेटियर पुस्तक एटकिंसन जी की है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक गोविंद वल्लभ पंत जी की नहीं है। तो किसकी है? बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक है क्या? कुमाऊं का इतिहास। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, तो इन सभी में से दोस्तों आपका अल्मोड़ा अखबार सबसे पुराना समाचार पत्र है। कब निकला था? 1871 में हमारा अल्मोड़ा अखबार निकलता है। कहां से? अल्मोड़ा से। किसने निकाला? बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा हमारा अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है। ठीक है, 1870 में बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जाती है अल्मोड़ा में, और उसी के एक वर्ष बाद विलियम म्यूर के सुझाव पर 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है। ठीक है, जबकि गढ़वाली और गढ़वाल समाचार पत्र ये 1902 और 1905 के आसपास में निकाले गए थे। शक्ति नवाक समाचार पत्र 1918 में निकाला गया था बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन की अकॉर्डिंग अल्मोड़ा अखबार 1871। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से दोस्तों समय विनोद हमारा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र हो जाएगा। 1868 में हमारा समय विनोद छपा था, और ये जसपुर स्थित नैनीताल प्रेस से छपता था, और जयदत्त जोशी जी इसके क्या थे? प्रथम संपादक थे। ठीक है, जबकि अल्मोड़ा अखबार 1871 से छपता था, गढ़वाल समाचार 1902 से, और शक्ति नामक समाचार पत्र 1918 में छपा था। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग समय विनोद हो जाएगा। ठीक है, वहीं उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द हिल्स था। कहां से निकला था? मसूरी से। 1842-43 में जॉन मैकनिन के द्वारा द हिल्स नामक समाचार पत्र मसूरी से निकाला गया था, जो कि अंग्रेजी भाषा का प्रथम अखबार था। और हिंदी भाषा का प्रथम अखबार उत्तराखंड से कब निकाला गया? तो था समय विनोद। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है? कौन सा उद्योग उत्तरांचल का सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों विद्युत उद्योग आपका क्या है? उत्तरांचल का सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है। कौन सा? विद्युत उद्योग। अगला प्रश्न है, बिरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बिरथी जलप्रपात दोस्तों हमारा बिरथी होगा ये, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, भेलछड़ा जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। इतने पॉइंट दोस्तों आज हम कर लेते हैं। अगला और आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि कैंपटी फॉल कहाँ स्थित है? देहरादून, मसूरी, चक्राता या फिर ऋषिकेश में? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बाकी इसके आगे दोस्तों हमारे करीब 75 क्वेश्चंस और बचते हुए हैं, वह अगली वाले पार्ट्स में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद जो घनश्याम जोशी की किताब में हमारे पीछे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और फिर हम अजय रावत जी को शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के, तो धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। और अगर पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी हुई है, जो लोग अजय रावत की डिमांड कर रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेस देखिए, क्योंकि पोस्टमार्टम क्लासेस में जो भी मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है इतिहास में, वह सारा अजय रावत का ही कंटेंट है। ठीक है, तो वो कंटेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो भी आपको दोस्तों फायदा होगा। अगर आप नॉर्मली टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि पेपर में प्रश्न नहीं मिल रहे हैं, यार आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है ढंग से, आप लोगों ने नोट्स ही नहीं बनाए हुए हैं, तो प्रश्न आपको कैसे मिलेंगे? जब आप नोट्स बनाओगे, जब आप चीज़ों को रिवाइज करोगे, तभी तो आपको प्रश्न मिलेंगे। हवा हवा में तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है दोस्तों। अगर आपको निकालनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप में क्षमता है कुछ अच्छा करने की, मेहनत करने की, तभी आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, वरना फिर पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अगर आप टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, वीडियो चीज़ों को नोट्स नहीं कर रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं बहुत बार ये कमेंट भी देखता हूँ, लोग कहते हैं वीडियो में से कुछ नहीं आया। यार आप वीडियो ध्यान से देखो तो सही, क्यों नहीं कुछ आया? एक बंदा कमेंट करता है कि वीडियो से सब कुछ आया, एक बंदा कमेंट करता है कि कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब आप लोगों के पढ़ने में ही तो अंतर है। तो पढ़िए दोस्तों ध्यान से, वही कहना चाहूंगा कि जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी चीज़ें अच्छी कर पाएंगे। अगर रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी ज़्यादा आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।